डियर स्टूडेंट्स, तो आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के परावर्तन जो आपका टॉपिक है बेटा पहले चैप्टर में लाइट के अंतर्गत, उसके हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और ये हमारी हेडिंग है रेखीय आवर्धन, जिसको कहा जाता है लिनियर मैग्निफिकेशन। ये आपकी सेकंड लास्ट टॉपिक होगी चैप्टर की कहें आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आपका टॉपिक है उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका रेखीय आवर्धन मतलब लिनियर मैग्निफिकेशन। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, परिभाषा पे भी पूछा जाता है और उसके बाद आपको आवर्धन के लिए फार्मूला भी बताया जाएगा। जो फिगर मैंने ड्रॉ कर रखा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले समझते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या है। रेखीय आवर्धन से बेटा मतलब है कि अगर हमारे पास दर्पण होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो उसी जगह से आपका ये रेखीय आवर्धन आया। तो आप ये कह सकते हो कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे बेटा स्मॉल एम से व्यक्त किया जाता है। एक बार पुनः, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे स्मॉल एम से व्यक्त किया जाता है। यदि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई प्रतिबिंब है, उसकी लंबाई आई है, कैपिटल आई, और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है, उसकी लंबाई हमको ओ दे रखी है, तो हमारा रेखीय आवर्धन का डेफिनेशन से फार्मूला निकलता है m = I/O। यह एक विमाहीन राशि है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यम हमेशा आपको संख्यात्मक रूप पे प्राप्त होता है। क्लियर? एक बार पुनः, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे स्मॉल एम से व्यक्त किया जाता है। यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कैपिटल आई है और उस वस्तु की लंबाई ओ है, तो आपके रेखीय आवर्धन का फार्मूला बनेगा m = I/O। ये आपका डेफिनेशन वाला फार्मूला है। अब हम एक व्यापक सूत्र जो है आवर्धन का उसके लिए चलेंगे। तो हमारे पास अवतल दर्पण एक दिया हुआ है, किसी भी दर्पण के लिए आप निकाल सकते हो, वही चीज आएगी। तो हमने यहाँ पे अवतल दर्पण ड्रा किया है और यहाँ पर एक वस्तु रखी है OO'। तो हमने मान लिया बेटा OO' जो है उसकी लंबाई O है। क्लियर? प्रतिबिंब जो इसका बन रहा है वो मान लेते हैं II' है और उसकी लंबाई हमने मान ली I है। आपको पता है ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी वस्तु की स्थिति U कहलाती है और ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब की स्थिति स्मॉल v कहलाती है। अब बेटा इस पे हमको चिन्ह लगाने होंगे। तो चिन्ह परिपाटी के नियम से हम जानते हैं कि जो लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी जाती हैं वो धनात्मक होती हैं, नीचे की ओर नापी जाने वाली ऋणात्मक होती हैं, ध्रुव से बाईं ओर ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक होती हैं। तो OO' को हमने मुख्य अक्ष के बेटा ऊपर मापा है तो ये प्लस का होगा, II' को नीचे मापा है तो ये माइनस का होगा, P से O भी बाईं साइड पे है तो माइनस का होगा, और P से आपका बेटा I ये भी बाईं तरफ है तो ये भी माइनस का होगा। तो ये जो आपने यहाँ पर चिन्ह लगाए हैं, तो चिन्ह हमें पता है किस नियम से आते हैं, चिन्ह परिपाटी के नियम से। तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया चिन्ह परिपाटी नियम से। क्लियर? अब मुख्य अक्ष पर हमारी एक वस्तु रखी है OO', हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण यप से होकर जाती है। और आपको दो नियम और बताए गए थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, मैंने पीछे भी क्लियर करी थी कि जो आपतित किरण ध्रुव पर जिस एंगल पर आकर गिरती है उसी एंगल से टकराकर वापस लौट जाती है। और आप सबको ये क्लियर है कि परावर्तित किरणें चाहे जहाँ से आए लेकिन अंतोगत्वा मतलब अंत में वो आपकी एक ही पॉइंट से होकर जाएंगी। जहाँ से पहली आप परावर्तित किरण जाएगी वहीं से दूसरी जाएगी, वहीं से तीसरी जाएगी, बाकी सारी जितनी भी परावर्तित किरणें होंगी
वो वहीं से जाएंगी। तो हमको केवल 2 परावर्तित किरणों का काम था, तो आपने पी आई डैश और ये आपकी जो यप से होकर आ रही है वो भी आई डैश से जा रही है। तो अब हमको इस फिगर को ध्यान से देखना है। हमें दिख रहा होगा त्रिभुज ओ डैश पी, ये आपतन कोण होगा इस तरीके से, ये परावर्तन कोण होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे। आपको ये बात क्लियर है कि ओ डैश पी आपतित किरण है, पी आई डैश परावर्तित किरण है और पीओ जो है अभिलंब है। तो कोण ओ डैश पीओ बराबर होगा आपका कोण आई पी आई डैश के। ये बात क्लियर रखनी है। त्रिभुज ओ डैश पी में चलते हैं बेटा, ये 90 डिग्री एंगल है। त्रिभुज आई डैश पी में चलते हैं, ये 90 डिग्री एंगल है। ये कोण बराबर हो चुके हैं। तो जब किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो त्रिभुज ओ डैश पी समरूप त्रिभुज है आई डैश पी का। तो हमने इस त्रिभुज की लंबवत भुजा के बटे में लिखा आधार भुजा, तो ओ डैश लंबवत भुजा अपान आधार भुजा पीओ। तो इस त्रिभुज की आपको लंबवत भुजा आई डैश लिखनी पड़ेगी और इसकी आधार भुजा लिखनी पड़ेगी पी आई। करते क्या है बेटा, पी आई को ओ डैश से इंटरचेंज करते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा पी आई अपान पीओ इक्वल टू आई डैश अपान ओ डैश। अब इसको बाएं पक्ष में लिख लेते हैं। तो आई डैश बटे में बेटा आपका ओ डैश इक्वल टू हो जाएगा पी आई अपान पीओ। ऊपर हमको सारे मान उन्होंने दे रखे हैं, तो उन मानों को पुटअप करते हैं चिन्ह सहित। तो माइनस का आई बटे में प्लस का ओ बराबर माइनस का वी अपान में माइनस का यू। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस को उधर ले जाते हैं। तो आई अपान ओ बराबर माइनस का वी अपान यू। डेफिनेशन से हम ये फार्मूला देख के आए हैं कि आई अपान ओ का मान m होता है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे आवर्धन की परिभाषा से, कि परिभाषा से एक फार्मूला बेटा लेके आए थे। तो आई अपान ओ डैश आई अपान ओ इक्वल टू बेटा आपका यम है। तो यहाँ से फार्मूला हमारा आ गया यम इक्वल टू माइनस का वी अपान यू। ये आपके दर्पण के आवर्धन का व्यापक फार्मूला है। क्लियर? एक बार फिर से समझते हैं कि आवर्धन पे हमें बेटा क्लियर है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आवर्धन कहलाती है। तो अब हमें इसका व्यापक सूत्र देखना है जो बताता हो प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति को भी साथ में। तो उसके लिए हमने किया क्या, एक फिगर ड्रॉ किया और उस फिगर में हमको 2 त्रिभुज मिले ओ डैश पी आई डैश पी जो समरूप थे। ये वैल्यू हमने पुटअप करी चिन्ह परिपाटी नियम से, तो उसमें जो चिन्ह जहां लगना था वो लग गया। तो लास्ट में आपको मिला आई डैश अपान ओ डैश इक्वल टू पी आई अपान पी ओ। जब वैल्यू पुटअप की तो आपको वैल्यू मिली आई अपान ओ इक्वल टू माइनस का वी अपान यू। परिभाषा से हम जानते हैं यम इक्वल टू आई अपान ओ होता है। तो आई अपान ओ की जगह पर हमने यम पुटअप किया तो आपको फार्मूला प्राप्त हुआ एम इक्वल टू माइनस का वी अपान यू। क्लियर? ये फार्मूला आपका न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो थोड़ी सी इसकी शर्त सुन लेते हैं कि अगर कहीं पर आपको आवर्धन दिया होगा, आवर्धन का मान दिया होगा, और यदि बेटा वास्तविक प्रतिबिंब की बात करेगा, किस प्रतिबिंब की बात करेगा, वास्तविक, तो आप आवर्धन का मान मतलब यम की वैल्यू माइनस चिन्ह के साथ लिखोगे। और अगर बेटा आपको उन्होंने प्रतिबिंब दिया है आभासी, तो आप यम की वैल्यू प्लस चिन्ह के साथ यूज करोगे और बाकी फार्मूला आपका जैसे है वैसे ही यूज होगा। m इक्वल टू आई अपान ओ है तो वो वैसे ही यूज होगा। यदि m इक्वल टू माइनस का v अपान यू है वो भी वैसे ही यूज होगा। बस आपको चिन्ह किस में परिवर्तित करने होंगे, m के मान में। दैट्स क्लियर? अब लास्ट में बेटा बात कर लेते हैं। आपने यहाँ पर गोलीय दर्पण पढ़े, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो इनके उपयोगों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन टॉपिक टोटली क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आया अवतल दर्पण, उपयोगी दर्पण है। तो इस दर्पण का प्रयोग बेटा आप जानते हो कि ये प्रकाश किरणों को एक जगह पे केंद्रित करता है, कि परावर्तित किरणें एक पॉइंट से होकर गुजरती हैं। तो इसकी इसी खूबी का प्रयोग करने के लिए जो आपके बड़े वाहन होते हैं उनमें हेडलाइट जो लगी होती है
उनके पीछे आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद ऐसे थोड़ा घूम के एक रिफ्लेक्टर लगा होता है जिसको परावर्तक बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हो बड़े वाहनों की हेडलाइटों में परावर्तक के रूप में इसका प्रयोग होता है। क्लियर। इसके बाद बेटा सौर भट्ठियाँ होती हैं। सौर भट्ठियाँ मतलब जो सूर्य के प्रकाश से आपकी भट्ठियाँ चलती हैं, तो उनमें भी प्रकाश के एकीकरण के लिए मतलब प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण उपयोग है बेटा सोलर प्लांट पे। सोलर प्लांट पे करते क्या है कि जैसे पैनल आपका लगा होता है तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे खंभों पे आपके ये अवतल दर्पण लगा दिए जाते हैं और उनसे सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट करके मतलब परावर्तित करके आपका पैनल के ऊपर डाला जाता है, जिससे प्रकाश की तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है, पैनल के ऊपर ज़्यादा प्रकाश गिरता है, जिससे विद्युत ऊर्जा बनाने में आसानी रहती है। तो ये तो थे आपके अवतल दर्पण के उपयोग। अब उत्तल दर्पण का उपयोग सुन लेते हैं। उत्तल दर्पण का मुख्यतः और महत्वपूर्ण एक उपयोग है और इसका उपयोग बेटा किया जाता है जो आपके मोटर वाहन होते हैं उनमें जो ड्राइवर की सीट होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा एक दर्पण लगा होता है, तो उसको पार्श्व दर्पण बोलते हैं। तो मोटर वाहनों में ड्राइवर की सीट के पास पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करने का बेटा मतलब केवल ये है कि ये हमेशा वस्तुओं के सीधे और छोटे प्रतिबिंब बनाता है। तो जैसे मान लो हम किसी कार से जा रहे हैं, हमारे पीछे ट्रक आ रहा है, तो ट्रक हमको कब स्पष्ट दिखेगा? जब उसका छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और अवतल दर्पण कई स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु पास होगी तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु दूर होगी तो छोटा बनेगा। तो उस हिसाब से प्रतिबिंब आपका छोटा बड़ा होता रहेगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए मोटर वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके उपयोग। तो बेटा इस तरीके से आपका प्रकाश का परावर्तन टॉपिक क्लोज हुआ। अगली चर्चा नेक्स्ट वीडियो पे।